चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक का हम आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एस ब्लॉक का क्विक रीजन दे दिया है। पी ब्लॉक में हमने बोरान फैमिली कर दिया, कार्बन फैमिली कर दिया। आज हम नाइट्रोजन फैमिली बात करेंगे, इसको भी हम आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे देखिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP3। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, बिस्मथ प्योर मेटल होता है। देखिए इन सारे एलिमेंट में जो नाइट्रोजन होता है बेटा वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, बाकी कोई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। देखिए नाइट्रोजन में क्या है, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो ये दोनों पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल को ओवरलैप से बने हैं, तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है। बाकी सारे जो हैं वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं फॉर्म करते क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है। नाइट्रोजन बेटा जो डाई एटॉमिक गैस होता है और बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं सब टेट्रा एटॉमिक सॉलिड होते हैं। नाइट्रोजन के बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, गैसियस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। ऐसे सारे नाइट्रोजन ऐसे ही आपस में पड़े रहते हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में। मोस्ट स्टेबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद ये दूसरा मोस्ट स्टेबल डाई एटॉमिक गैस होता है। मोस्ट स्टेबल डाई एटॉमिक गैस आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। केमिकली इनर्ट होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होगी तो केमिकली इनर्ट होगा। और एयर में 78% बाई वॉल्यूम पाया जाता है। फास्फोरस के बाद में बात करते हैं। टेट्रा एटॉमिक सॉलिड है, P4। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 4 फास्फोरस बना दिए, सबको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। हर फास्फोरस में देखिए आप 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर। स्टेरिक फैक्टर 4 है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, sp3। तो हाइड्रोजन क्या हो गया फास्फोरस का यहाँ पे, sp3। ये बेटा एंगल याद रखिएगा, 60 डिग्री का एंगल होता है और ये इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, इसीलिए जो P4 होता है हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन। ये अपने एंगल को बढ़ाना चाहता है कि 60 से बढ़ जाए और स्ट्रेन कम हो जाए, तो दिस इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। और ये इसका एक बॉन्ड लेंथ भी याद रखिएगा, मैचिंग वाले क्वेश्चन में काम आ जाता है कभी कभी। PP बॉन्ड लेंथ P4 में होता है 221 पिकोमीटर। इसको याद करने का ट्रिक, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 को क्या मैं 2+2+1 लिख सकता हूं, तो ये हो गया 221 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन क्या है फास्फोरस का, sp3। ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, देखो 3 साइकिल बने हैं, एक ये ट्राइंगल, एक नीचे वाला ट्राइंगल, एक कंप्लीट। ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, अनस्टेबल ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। आइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा बॉन्ड है। वैसे भी किसी भी साइकिल में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके लिए भी एक ट्रिक बता दूं आपको। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन एनी साइक्लिक कंपाउंड इज इक्वल टू n-1 प्लस r, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम, r इज द नंबर ऑफ रिंग। तो यहाँ रिंग कितनी है, 3। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4। तो जरा रख दीजिए, नंबर ऑफ एटम हो गए 4 - 1 + 3, 6 सिग्मा बॉन्ड आ गए इसमें। अगला देखिए बेटा, ऑक्सीजन स्टेट की बात करें बेटा, तो जितने भी एलिमेंट हैं अगर मैं इनकी ग्रुप की रेंज बताऊं तो ये -3 से लेके +5 तक इसी रेंज में ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। बट उसमें भी क्या +5 तो बेटा सब दिखा लेते हैं क्योंकि इनके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। बट जो नीचे के एलिमेंट होते हैं वो +5 की बजाय क्या दिखाना पसंद करते हैं, +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने पहले ही बताया था, फिफ्थ पीरियड, 6th पीरियड और जो 7th पीरियड के एलिमेंट होते हैं इनका जो होता है ऑक्सीजन स्टेट ऊपर वाले से 2 कम होता है। तो +5 तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे के जो एलिमेंट्स है 2-3 ये क्या दिखाएंगे, +3 दिखाना पसंद करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और टॉप टू हम चलने पर बेटा +5 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, +3 की इंक्रीज होती है। रीजन पूछते हैं तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑक्सीजन स्टेट देखिए +5 पॉजिटिव में +5 और टॉप टू चलने पर +5 की स्टेबिलिटी घट रही है, +3 की बढ़ रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेगेटिव में जो होता है बेटा -3 वाले दिखाते हैं। एक्चुअली देखो दिखाने को कुछ भी दिखा सकते हैं, बट मोस्टली अगर इनकी स्टेबल बताऊं तो कुछ जैसे नाइट्रोजन है वो सब दिखा लेता है, -3 भी दिखाया है, -2 भी दिखाता है किसी कंपाउंड में, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। बट अगर मैं मोस्ट स्टेबल पूछूं तो मोस्टली जो आपको देखने का मौका मिलेगा प्लस वाले में या तो +5 या तो +3। +5 वाले कौन, टॉप वाले एलिमेंट, +3 वाले कौन, नीचे वाले 3 एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। माइनस में भी ये मोस्टली -3 वाले दिखाते हैं। और बिस्मथ जो होता है बेटा वो -3 नहीं दिखाता क्योंकि बिस्मथ मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, गेन करना पसंद नहीं करता। तो बिस्मथ -3 में एग्जिस्ट, -3 ऑक्सीजन स्टेट कभी भी शो नहीं करता, ध्यान रखेंगे इस बात का। कंपाउंड की बात करें तो इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बेटा सब कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट नाइट्राइड, SbF3 और BiF3। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के मैंने यहाँ रखा है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सब क्या होते हैं बेटा, इनके कोवेलेंट होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट नाइट्राइड, SbF3, BiF3। ये क्या होते हैं बेटा, आयनिक होते हैं।
अब हाइड्राइड्स पे आते हैं बेटा, ये सब MH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन, बिस्मथीन। ठीक है, बिस्मथ थोड़ा बहुत आसानी से हाइड्राइड नहीं बनाता, फिर भी मैं लिख दिया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे कि पहला कि टॉप टू डन चलने पर हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी, तो आप खुद बताओ। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। आपको पता है साइज लगातार बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो जो भी हाइड्राइड बनेगा वो क्या होगा, उसको बॉन्ड तोड़ना बड़ा आसान होगा। सबसे स्टेबल हाइड्राइड कौन होगा, अमोनिया। तो इसलिए टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो हाइड्राइड बनते ही टूट जाता है, थर्मली बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसलिए टॉप टू बॉटम चलने पर हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा हाइड्राइड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। सबसे बेकार हाइड्राइड कौन बनाएगा, बिस्मथ, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अच्छा, यही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो कि अगर हाइड्राइड्स में क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पर हाइड्राइड्स में क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो कम टेम्परेचर पे जो लंबा बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर जो हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, बराबर। भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है तो थर्मल स्टेबल होंगे, लेकिन एंटीमनी और हाइड्रोजन में क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, थोड़ा सा हीट देने पे टूट जाएगा। तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी टॉप टू चलने पर डिक्रीज होती है। अगर मैं रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछूं, रिड्यूसिंग पावर का मतलब दो तरह से आप समझ सकते हो। कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा, भाई रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को हाइड्रोजन देगा। भाई अगर मैं तो किसी को हाइड्रोजन दूंगा तभी तो दूसरा रिड्यूस होगा। तो आप बताइए कौन सा हाइड्राइड आसानी से हाइड्रोजन देगा, जहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब टॉप टू चलने पर हाइड्राइड्स में क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, जिससे हाइड्रोजन देना आसान हो जाएगा, जिससे उनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो टॉप टू चलने पर क्या क्या चीजें हुई, हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हुई, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हुई। यानी सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। बॉन्ड लेंथ आपको पता है, अभी समझा दिया, इंक्रीज हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। वैसे भी आपको पता है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हमने आपको बताया है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन जब टॉप टू बॉटम के एलिमेंट दिए हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा होगा, कम। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, अमोनिया। सबसे बुरा बेस ये होगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, वाटर में सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी। वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी इनकी। वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी इनकी, डिक्रीज होगी। चलिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, आपसे यहाँ पूछेंगे अमोनिया पानी में क्यों घुलता है, आप बताओगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास और मोलर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइड फोर्स। जैसे मैं आपसे बोलूं नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली अगर आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबिन, बिस्मथीन, तो टॉप टू वन चलने पर मोलर मास तो बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, अमोनिया ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन का, फॉस्फीन से ज्यादा आर्सिन का, आर्सिन से ज्यादा स्टिबिन का, स्टिबिन से ज्यादा बिस्मथीन का। बट ये ऑर्डर नहीं होता बेटा, एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखना। ये जो अमोनिया है ना, ये जो अमोनिया है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये फॉस्फीन और आर्सिन से ज्यादा होता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन और आर्सिन से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा मोलर मास किसका, बिस्मथीन। तो बिस्मथीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर क्या आएगा बिस्मथीन के बाद स्टिबिन, और स्टिबिन के बाद भले ही मोलर मास आर्सिन का ज्यादा है बट अमोनिया आ जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आर्सिन, फिर फॉस्फीन। तो ये ऑर्डर बिल्कुल याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, बिस्मथीन, स्टिबिन, अमोनिया, आर्सेनिक। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट देखो इनसे कम है, समझ में आता है भाई इनका मोलर मास ज्यादा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका मोलर मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इवन आर्सिन का मोलर मास अमोनिया ज्यादा है, इवन फॉस्फीन का भी मोलर मास अमोनिया ज्यादा है, फिर भी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, जिससे इनका क्या हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब बात करते हैं बेटा इनके हैलाइट्स की। तो बेटा ये दो तरह के हैलाइट्स बनाते हैं, ट्राई हैलाइट्स और पेंटा हैलाइट्स। MX3 टाइप के ट्राई हैलाइट्स, MX5 टाइप के पेंटा हैलाइट।
जिनमें जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ज्योमेट्री होती है आपका टेट्राहेड्रल। देखो यहाँ मैं शेप लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्योंकि मैं यहाँ ज्योमेट्री क्यों नहीं बोला टेट्राहेड्रल, क्योंकि सबके पास एक लोन पेयर होगा, और लोन पेयर आपको पता है टेट्राहेड्रल में जब एक लोन पेयर आता है ज्योमेट्री पिरामिडल होती है, दो लोन पेयर आता है तो वी शेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पेंटागोनल mx5 में हाइड्रोजन sp3d, और ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, मैं शेप नहीं बोल रहा हूँ, तो डोंट कंफ्यूज कि सर SF4 जो होता है वो भी sp3d है बट वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं है। ज्योमेट्री और शेप में फर्क होता है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के दौरान बताया था। अगर हाइड्रोजन sp3d है तो ज्योमेट्री हो गई आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट अगर लोन पेयर आ गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, याद करिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री क्या थी, ये ट्राइगोनल ये बाई पिरामिडल। तो अगर sp3d आया ज्योमेट्री तो आप बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट लोन पेयर आया तो आप शेप नहीं बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आता है तो आप सी शॉ शेप्ड बोलते हो, दो लोन पेयर आता है तो आप क्या बोलते हो, वहां पे दो लोन पेयर अगर आपके पास आ गया तो आप टी शेप बोलते हो, तीन लोन पेयर आ गया तो आप लीनियर शेप बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। हाइलाइट्स में क्या ट्राई हाइलाइट्स और पेंटा हाइलाइट्स, वो वेस्पर थ्योरी की बात थी। ट्राई हाइलाइट्स का हाइड्रोजन क्या होता है sp3, शेप क्या होगा पिरामिडल। mx5 में हाइड्रोजन क्या होगा sp3d, ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं, शेप तो आप मॉलिक्यूल देख के बात करोगे, ठीक है भाई। अगर mx5 है तो इसका मतलब वहां लोन पेयर है ही नहीं, पांचों के पांचों क्या है बॉन्ड पेयर है, तो जो शेप है वही ज्योमेट्री है, तो हम बड़े प्यार से बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वही शेप, क्योंकि यहाँ पे क्या है mx5 समझा रहा हूं। तो अगर mx5 समझा रहा हूं इसका मतलब अब लोन पेयर का केस ही नहीं है, यहाँ पे पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है। अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलिए, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है सब ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, सारे के सारे ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, बट इनके ट्राई हैलाइड्स बेटा अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन की केवल अगर बात करूं तो नाइट्रोजन का एक ही ट्राई हैलाइड है जो स्टेबल होता है NF3, एकमात्र ट्राई हैलाइड है जो स्टेबल होता है, बाकी सारे अनस्टेबल होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। तो देखिए ऑल फॉर्म ट्राई हैलाइड्स, बट ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन NCl3, NBr3, Ni3 आर एक्सप्लोजिव एंड नॉट एग्जिस्ट, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते। एकमात्र ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन जो स्टेबल होता है दैट इज NF3। और अगर पेंटा हैलाइड में आते हैं बेटा तो NX5, नाइट्रोजन अपना पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन कभी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता क्योंकि उसके पास सुटेबल एनर्जी का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिससे वो अपनी कोवेलेंसी को 4 के ऊपर नहीं बढ़ा सकता। उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, वो कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन के सुटेबल एनर्जी का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा फास्फोरस के पेंटा हैलाइड PF5, PCl5, PBr5, PI5, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ कौन एग्जिस्ट करता कौन एग्जिस्ट नहीं करता। तो नाइट्रोजन का पेंटा हैलाइड वैसे नहीं एग्जिस्ट करता, PF5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, PBr5, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। अब देखिए आर्सेनिक का केवल फ्लोराइड और क्लोराइड के पेंटा हैलाइड एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमाइड और ये नहीं करते। एंटीमनी को आर्सेनिक और एंटीमनी एक साथ याद कर लो। नाइट्रोजन का तो कोई भी पेंटा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता, फास्फोरस के सारे एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट आयोडाइड का फास्फोरस पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। आर्सेनिक और एंटीमनी के पेंटा फ्लोराइड और पेंटा क्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं करते। और बिस्मथ का केवल फ्लोराइड है, वो भी अनस्टेबल होता है BiF5, पेंटा फ्लोराइड, बट वो भी क्या होता है अनस्टेबल होता है। बात समझ में आया बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको पता था आर्सेनिक का पेंटा क्लोराइड और पेंटा फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, BiF5 अनस्टेबल एग्जिस्ट तो करता है क्योंकि फास्फोरस का PBr5 एग्जिस्ट करता है, बोला नॉट एग्जिस्ट तो BiF5 आंसर गया। और देखिए आगे ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड के पॉइंट्स बनाता हूं। ट्राई हैलाइड्स में बिहेव एज अ लुईस बेस, क्योंकि हर ट्राई हैलाइड में एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो उसको लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो क्या होगा लुईस बेस होगा। टॉप टू रन चलने पर लुईस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा बेटा, टॉप टू रन चलने पर क्या होगा इन ट्राई हैलाइड का लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा। ऑल ट्राई हैलाइड्स गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एक्सेप्ट NF3 एंड PF3, जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के सबकी हाइड्रोलिसिस हो पॉसिबल है, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स को छोड़ दिया जाए तो ट्राइफ्लोराइड्स को, NF3 और PF3 बिल्कुल याद कर लीजिए, ये सब पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। NF3 और PF3 के ट्राई हैलाइड की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। पेंटा हैलाइड की बात करें तो ये लुईस एसिड होते हैं क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लुईस एसिड होते हैं, और टॉप टू रन चलने पर इनका भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा डिक्रीज करता है। ऑल गेट हाइड्रोलाइज एक्सेप्ट PF3, सारे पेंटा हैलाइड की भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, केवल PF3 की पॉसिबल नहीं है। वैसे सारे ट्राई हैलाइड की पॉसिबल है, NF3 और देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो फ्लोराइड है ट्राइफ्लोराइड उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, और पेंटा में भी देखिए फास्फोरस का पेंटा फ्लोराइड।
PCl5 गैसियस बेटा जब डिकम्पोज होता है तो PCl3 गैस और Cl2 गैस में डिकम्पोज होता है, आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा 3 क्लोरीन जो होते हैं बेटा वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, गैसियस की बात करूं तो 3 इक्विटोरियल पे और 2 एपिकल पे होते हैं। और आपको पता है जब हम हीट करते हैं, इनको हीट करते हैं तो ये दोनों क्लोरीन वाले बॉन्ड टूटते हैं। ये हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग बेंट रूल में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो PCl5 को हीट करने में PCl3 गैस और Cl2 गैस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पूछते हैं कि इसमें जो ऑल क्लोरीन बॉन्ड है, फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है और नॉट सेम, सारे क्लोरीन बॉन्ड जो होते हैं वो सेम नहीं होते। आप खुद बताइए 3 बॉन्ड क्या है, इक्विटोरियल, ये बॉन्ड एपिकल है, इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होती है बेटा, ये क्योंकि ये PD ऑर्बिटल होते हैं, ये प्योर PD ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, सारे जो क्लोरीन बॉन्ड है वो सेम नहीं होते। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड PCl5 बेटा, सॉलिड PCl5 में उनका कैटायन क्या होता है याद कर लो, PCl4 प्लस, एनायन क्या होता है PCl6 माइनस, PCl4 प्लस का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, PCl6 माइनस का ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान रखेंगे जितने पॉइंट मैंने ट्राई हेराइड में बताया इतना आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ पार्ट 2 आपको हम प्रोवाइड कर देंगे नाइट्रोजन फैमिली का।